नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। द्वितीय नगरीय क्रांति हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने परिचय देख लिया था, विशेषताएं देख ली थी। अब हम आते हैं उसके जो 3 प्रमुख पार्ट हैं उन पर। इसमें सबसे पहले हम सॉरी 16 महाजनपदों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे और फिर हम जो है मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे और उसके बाद हम मौर्य काल पे आ जाएंगे, है ना। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास को हमने जहाँ छोड़ा था उससे आगे हमारा आएगा। आज का जो हेडिंग होगी मतलब वो रहेगी महाजनपद काल, है ना। मैं यहाँ पे हेडिंग जो है जमा देता हूँ, महाजनपद काल, है ना। महाजनपद काल इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। सॉरी कई बार महाजनपद काल से साक्षात्कार तक में सवाल पूछ लिया जाता है। नेट जैसी एग्जाम में अच्छा सवाल यहाँ से बनता है, प्रोफेसर में भी और स्कूल व्याख्याता में भी बड़ा ही गजब का सवाल यहाँ से बनता है। और वो सवाल अधिकतर फैक्चुअल होता है, यहाँ से कंसेप्चुअल भी आता है, फैक्चुअल भी आता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से इस क्लास को तैयार करनी है। ठीक है, तो इसमें हम 2 चीज़ें देखेंगे विद्यार्थियों। एक तो इसकी जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं, मतलब 16 महाजनपदों का उल्लेख जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो साहित्यिक स्रोत ही हैं। साहित्यिक स्रोतों की हम बात करेंगे, है ना। साहित्यिक स्रोत किसके, जो हमें 16 महाजनपदों की जानकारी देते हैं। और दूसरा विद्यार्थियों यहाँ पे सॉरी दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो प्रमुख महाजनपदों को हम पढ़ेंगे। प्रमुख महाजनपद हम पढ़ेंगे। टोटल है कितने, 16, है ना। 16 महाजनपदों को हम पढ़ेंगे, जिसमें मैं बताऊँ आपको तो हमारे जो है अधिकांश जो महाजनपद थे वो गणतंत्रात्मक थे और वज्जी और मल्ल 2 ही ऐसे महाजनपद थे जो राजतंत्रात्मक थे, है ना। तो ये जो थे विद्यार्थियों, इसमें मैं बताऊं आपको गणतंत्रात्मक महाजनपद जो थे, गणतंत्रात्मक महाजनपद, इनकी संख्या थी 14, है ना। और एक जो आता है राजतंत्रात्मक 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 महाजनपद, इनकी संख्या थी 2। कितनी थी, 2। कौन कौन थे, वज्जी और जो दूसरा था वो था मल्ल, है ना। वज्जी और मल्ल था, ठीक है। सॉरी। तो इस प्रकार से विभाजन ये हमने किया, इसको हम पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोतों में हम 2 प्रकार के स्रोत, 2-3 प्रकार के स्रोत देखेंगे। एक तो हम जो है वेदांग साहित्य देख लेंगे। वेदांग साहित्य बहुत अधिक नहीं है, वेदांग साहित्य, है ना। इसके अलावा जो है हम मतलब वेदांग साहित्य में ब्राह्मण साहित्य आता है ना, ब्राह्मण साहित्य हम इसको लिख सकते हैं। ब्राह्मण साहित्य लिखेंगे तो हम थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है। हम इसमें देखेंगे, देखो एक तो देखेंगे ब्राह्मण साहित्य देखेंगे, ब्राह्मण साहित्य, है ना। ब्राह्मण साहित्य ये वैदिक साहित्य एक तरीके से। और एक हम देखेंगे जैन बौद्ध साहित्य, है ना, बौद्ध साहित्य, ठीक है। और एक हम देखेंगे इसमें जैन साहित्य, ठीक है, जैन साहित्य, ठीक है। देखो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, शॉर्ट नोट्स इसी टाइप से बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे 14, आप ये नाम लिख लो, उनकी राजधानी लिख लो, ये नाम लिखो, इनकी राजधानी लिख लो, ठीक है। ये इनके ग्रंथों के नाम लिख लो कि यहाँ पे सॉरी, जैसे मैं बताऊँ आपको, ब्राह्मण ग्रंथ में एक तो वेदांग साहित्य आ जाएगा, वेदांग साहित्य आ जाएगा, ठीक है। वेदांग साहित्य में हमको जो है यास्क व पाणिनि का नाम मिलता है, यास्क व पाणिनि, ठीक है। इन दोनों ने काम किया था। पाणिनि की तो आपको पता ही है, जो है पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, है ना। अष्टाध्यायी से हमको मिलता है करीब 9 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। फिर बौद्ध साहित्य में कई सारे ग्रंथ हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखे क्या, सीधा इस पे आएंगे तो डिटेल में वहाँ लिख लेंगे। आपको यदि कभी शॉर्ट नोट्स बनाने हो
तो आप जैसे 4-5 नाम आएंगे इसमें जो है एक तो है अंगुत्तर निकाय है ना, और क्या नाम से महावस्तु है ना, चुल्ल निदेश है ना, ये सारे आएंगे और चुल्ल निदेश है सॉरी, इस प्रकार से आएंगे। इसमें भगवती सूत्र आ जाएगा, इसमें अंगुत्तर निकाय भी आएगा, है ना। तो ये सारे इस प्रकार से आप इसमें लिख लो, तो शॉर्ट नोट्स में पूरी क्लास एक छोटे से शब्दों में है जो समाहित हो जाती है। और जब हम एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन करते हैं ना, तो उस शॉर्ट नोट्स को आराम से पढ़ सकते हैं। पूरा टॉपिक यहाँ से देखते ही कवर हो जाएगा कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, अच्छे से पढ़ रखा है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो डायग्राम हम बनाते हैं ना, वो अच्छे से बनाया करो, ताकि इतिहास को समझने के लिए डायग्राम की बहुत आवश्यकता पड़ती है। डायग्राम हो, मैपिंग हो। अब मेरा तो क्या डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए मैपिंग का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता यहाँ पे। हाथ से बनाऊँ तो बहुत अधिक समय लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा बना के और कुछ आपको जो है जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मैप चाहिए तो मैं वहाँ पे सारा कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ विद्यार्थियों सीधा सॉरी साहित्यिक स्रोतों पे, और इनकी हम बात करते हैं। ठीक है, और फिर हम देखते हैं आज में इसको पूरा पढ़ के और यहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। इनमें से हो सकता है एक आधा सॉरी एक आधा महाजनपद पढ़ ले। जुकाम लगा हुआ है, गले में खरांश है, खांसी लगातार चल रही है और हमारी क्लास भी चल रही है। और देखते हैं आज ज़्यादा दिक्कत रही तो कल की छुट्टी हो सकती है, संडे की। वैसे भी कल टेस्ट होगा। जो विद्यार्थी टेस्ट देना चाहते हैं वो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं टेस्ट सीरीज से। ठीक है, चलो मैं इसको मिटाता हूँ और हम आते हैं सीधे किस पे, उस पे आते हैं। साहित्यिक स्रोतों को हम डिटेल से तैयार करते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए साहित्यिक स्रोत, है ना, साहित्यिक स्रोत हेडिंग डाल दीजिए और हम उस पर चर्चा करेंगे अब। ठीक है, तो हम जो है साहित्यिक स्रोत हेडिंग डाल देते हैं विद्यार्थियों, ए नाम डाल के, और मैं डायरेक्ट ब्राह्मण साहित्य डाल देता हूँ। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य, है ना, ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में हम जो है बस यही पढ़ेंगे, जैसे वेदांग है ना, एक नाम लिख लेंगे वेदांग साहित्य, बहुत अधिक नहीं है सॉरी वेदांग, उल्टा लिख दिया, वेदांग, है ना, वेदांग साहित्य। ठीक है, वेदांग साहित्य में हमको बस दो ही नाम मिलते हैं विद्यार्थियों, यास्क का और पाणिनि का, बस, है ना, यास्क व पाणिनि। ठीक है, यास्क व पाणिनि, इन दोनों ने और जो है महाजनपदों का जिक्र कहीं न कहीं अपने ग्रंथों में किया है। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैं सॉरी पाणिनि के बारे में यही लिख देता हूँ। पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी थी उसमें 9 महाजनपदों का नाम मिलता है इन 16 में से, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा इनकी अष्टाध्यायी से 9 महाजनपदों का नाम मिलता है, 9 महाजनपदों का नाम मिलता है। तो विद्यार्थियों 9 महाजनपद कौन कौन से थे देखिए, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ पूरे 9 महाजनपद लिखने की। इसमें हम बात करें पहले नंबर पे कुरु लिख देते हैं। ऐसे कोई नंबर वाइज नहीं है, मुझे जैसे जैसे याद आ रहे हैं उस हिसाब से मैं लिखता जाऊँगा। मैंने क्या ऐसे एक सिस्टम दिखेगा आपको याद करने का, उस हिसाब से याद किए हैं। दूसरा मैं लिखूँ कंबोज, है ना, आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि कैसे शुरू होने वाले शब्द, है ना, ऐसे कुरु कंबोज कौशल, कुरु कंबोज कौशल और कुरु कंबोज कौशल, और एक है काशी, है ना, कुरु कंबोज कौशल काशी, 4 के पे आएंगे नाम, है ना, ये ध्यान रखना। इस हिसाब से याद करोगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा एक हो जाएगा ए पे बात कर लो, अवंती,
अवंती, और उसके बाद आ जाएगा अस्मक। ये एकमात्र दक्षिण भारत में था अस्मक, है ना। उसके बाद देखो क्या हो, कितने हो गए, छः हो गए, है ना। छः के बाद में अब मैं बात करूं तो एक हमारा हो जाएगा मगध हो जाएगा, मगध हो जाएगा, है ना, मगध हो जाएगा। और एक हमारा सॉरी गांधार हो जाएगा, मगध गांधार, और एक हमारा हो जाएगा वज्जी। ठीक है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आप याद करोगे ना तो अच्छे आसानी से, बड़े बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। देखो हमको एक तरीके से तीन याद करने पड़े हैं, मगध गांधार हाँ, और वज्जी, तीन तीन याद करने पड़े हैं। दो तो ए पे है, चार कै पे है, बस हो गया काम, है ना। तो इस प्रकार से आसानी से याद हो जाएंगे। आप आराम से याद कर लेना। कई बार पूछते हैं विद्यार्थी यहाँ से सवाल, है ना, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, वरना इतना रट्टा मैं आपसे नहीं मारने की बोलता। ठीक है सॉरी। इसके अलावा शिल्पाधिकारम एक तमिल साहित्य का ग्रंथ है, वहां से भी जानकारी मिलती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा शिल्पाधिकारम, है ना। ये तमिल साहित्य का ग्रंथ है ना। संगम साहित्य में शायद आता है, संगम साहित्य में आता है ये, शायद बता रहा हूँ। संगम साहित्य के इतर भी हो सकता है, लेकिन संगम काल की जानकारी देता है ये तय बात है ना। और तमिल भाषा का ग्रंथ है। ठीक है। इसमें हमको तीन महाजनपदों का नाम मिलता है विद्यार्थियों, है ना सॉरी, अवंती, अवंती, मगध व वत्स, व वत्स का उल्लेख मिलता है ना। ठीक है। तो ये हो गया विद्यार्थियों हमारा शिल्पाधिकारम। इसके अलावा पुराणों से भी जो है कुछ कुछ जानकारी, ओ सॉरी मैं दो को भूल गया डायरेक्ट ही, और ठीक है पाणिनि की वहाँ लग दिया, इसलिए ये गलती हुई। यहाँ पे मैं लिखूंगा पुराणों से भी, पुराणों से भी महाजनपदों का जिक्र मिलता है या उल्लेख मिलता है। पुराणों से भी महाजनपदों का जिक्र मिलता है ना, मिलता है। ठीक है सॉरी। तो इस प्रकार से ये ब्राह्मण साहित्य हमारे यहाँ पे पूरा होता है। और अब मैं हेडिंग डालता हूँ बी नंबर पे, जैन बौद्ध साहित्य। फिर हम जैन साहित्य देख लेंगे, ये साहित्य वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा हमारा। तो बौद्ध साहित्य, है ना, बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में, हाँ सॉरी, बौद्ध साहित्य में हम लिखे हैं विद्यार्थियों। तो सबसे पहला नाम जो मैं लिखूंगा यहाँ पे एक नंबर डाल के, वो लिखूंगा अंगुत्तर निकाय, है ना, अंगुत्तर निकाय। ठीक है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का जो जिक्र मिलता है, उन 16 महाजनपदों को ही और जो है प्रमाणित माना जाता है। मतलब जो मान्यता प्राप्त 16 महाजनपद है वो अंगुत्तर निकाय के ही हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा एक नंबर पे अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। ठीक है। तो मैं इसमें लिखूंगा कि इससे हमको 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, या इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, यही मान्यता प्राप्त है। यही 16 महाजनपद, है ना, यही 16 महाजनपद मान्यता, सॉरी, मान्यता प्राप्त हैं, मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है। आप भी सोच रहे होंगे सर क्या है, ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेते आप, हमें यहाँ आ जाते हैं परेशान करने के लिए, बार बार खांसते हैं, ये संक्रमण वाला रोग है, कहीं हमें ना लग जाए। आप टेंशन ना लें,
मैं आपसे इतनी दूर बैठा हूँ कि आपको किसी भी कंडीशन में संक्रमण नहीं होगा, नो टेंशन। ठीक है, तो आप मस्त रहें और पढ़ते रहें, बस क्लासें आती रहेंगी। ये बात हो गई। ये 16 महाजनपदों की लिस्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब हम एक एक महाजनपद को पढ़ेंगे तब हम लिख लेंगे। ठीक है, सॉरी। 2 नंबर पे हम लिखेंगे जो है महावस्तु, महावस्तु, है ना, महावस्तु। इसमें भी विद्यार्थियों 16 महाजनपदों का नाम मिलता है, लेकिन गांधार और कंबोज के स्थान पर सिवी और दर्शान का नाम मिलता है ना। गांधार और कंबोज, जो कि इसमें जानकारी मिलती है गांधार और कंबोज की, है ना इसमें, लेकिन यहाँ पे इसमें गांधार और कंबोज की जगह सिवी और दर्शान का मिलता है। बाकी इसके 14 और इसके 14 समान है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसमें भी 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। तो महाजनपदों के सॉरी नाम मिलते हैं, मगर गांधार, ये दोनों भारत से बाहर पड़ते हैं वर्तमान में ना। गांधार व कंबोज ये पाकिस्तान में पड़ते हैं ना। गांधार व कंबोज सॉरी के स्थान पर, गांधार व कंबोज के स्थान पर सीवी व दर्शान के नाम मिलते हैं। सीवी व दर्शान के नाम मिलते हैं। सीवी व दर्शान के नाम मिलते हैं, ये भेद है। सॉरी, इसको आप ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये दोनों नामों को। ठीक है, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं अनिवार्य रूप से। ठीक है, और ये ग्रंथ का नाम ध्यान रखना है कि महावस्तु से भी कम से कम हमें महावस्तु से भी कम से कम हमें जो है महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक ग्रंथ और लिखूंगा, चुल्ल निदेश। चुल्ल निदेश 3 नंबर पे, चुल्ल निदेश। चुल्ल निदेश की क्या विशेषता है? चुल्ल निदेश में भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, लेकिन इसमें कलिंग को महाजनपद बताया है, जो कि अंगुत्तर निकाय में कलिंग महाजनपदों की सूची में शामिल ही नहीं था, है ना। एक बात तो ये मिलती है, और गांधार के स्थान पर यौन को महाजनपद माना है, गांधार को नहीं माना, बस ये अंतर है। बाकी सेम सभी इन 16 महाजनपदों के समान ही हैं शेष। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसमें भी 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, मगर तथा कलिंग को भी महाजनपद बताया गया है, कलिंग को भी महाजनपद बताया गया है, तथा गांधार के स्थान पर यौन का उल्लेख मिलता है। सॉरी, गांधार के स्थान पर यौन, ये नाम ध्यान रखना विद्यार्थियों। थोड़ी सी दिक्कतें होंगी,
हाँ, मैं अलग कलर से इसको जो है अंडरलाइन कर दूंगा। गांधार के स्थान पर यौन का नाम मिलता है। ठीक है, ये हो गया विद्यार्थियों यहाँ पे चुल निदेश के बारे में बात है ना। इसके अलावा जो है असंपदान जातक में भी 16 महाजनपदों का नाम मिलता है और जन वसन सूक्त में 12 महाजनपदों का नाम मिलता है ना। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा चौथे नंबर पे जन वसन सूक्त, इसमें भी जो है 12 महाजनपदों का नाम मिलता है ना। इसमें इसमें 12 महाजनपदों का का उल्लेख है। ठीक है, और एक नाम और मैं लिखूं असंपदान जातक है ना, असंपदान जातक है ना, असंपदान जातक, असंपदान जातक में सॉरी 16 महाजनपदों का ही मिलता है इसमें ना, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है, तो ये थे विद्यार्थियों हमारे बौद्ध साहित्य के ग्रंथ। आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। ठीक है, बौद्ध साहित्य के ग्रंथ हो गए और ये हमारा ब्राह्मण साहित्य हो गया। जैन साहित्य का एक ही ग्रंथ है, मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, भगवती सूत्र है ना, एक ही ग्रंथ है बस भगवती सूत्र। तो सॉरी, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह है, आराम से आ जाएगा, अपना काम हो जाएगा है ना। जैन साहित्य में, जैन साहित्य है ना, इस जैन साहित्य में आ जाएगा भगवती सूत्र है ना, भगवती सूत्र, जैन साहित्य में भगवती सूत्र आ जाएगा। तो इसमें भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है ना। इसमें मैं बताऊंगा आपको कि 16 महाजनपदों 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, मगर इसमें भी गांधार और कंबोज के स्थान पर वंग और मलय का उल्लेख मिलता है ना। तो इसमें भी मैं सॉरी यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसमें भी या इसमें गांधार व कंबोज के स्थान पर, कंबोज के स्थान पर, गांधार व कंबोज के स्थान पर वंग व मलय का नाम मिलता है, का नाम मिलता है। सॉरी विद्यार्थियों, वंग व सॉरी वंग व मलय का नाम मिलता है। ठीक है, और ये वंग और मलय कहाँ थे? भारत के जो उत्तर पूर्वी वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे थे। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है लगभग ये भारत का हिस्सा है ना, तो ये इस वाले क्षेत्र में थे, यहाँ पे है ना। जबकि गांधार और कंबोज कहाँ है? यहाँ पे है, गांधार और कंबोज पाकिस्तान में है ना, लेकिन वंग और मलय यहाँ पे है, ऐसे मान लो। तो इसमें भगवती सूत्र में जो महाजनपद मिलते हैं, क्योंकि अधिकांश महाजनपद यहाँ गंगा घाटी में बसे हुए थे है ना। दो भार थे, एक यहाँ दक्षिण में था अस्मक राजस्थान में, एक था मत्स्य, बाकी सारे गंगा घाटी में थे है ना। तो इस प्रकार से ये पूरा था। मैं लास्ट में नक्शा बताऊंगा आपको, पूरा 16 महाजनपद पढ़ाने के बाद नक्शा बताऊंगा, पूरा मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो कहने का मतलब भगवती सूत्र में जो 16 महाजनपद मिलते हैं वो अधिकांशतः उत्तर पूर्वी भारत के मिलते हैं ना। मैं इसको मिटाना चाहूँगा। ठीक है, मैं इस नक्शे को मिटाना चाहूँगा। बस ये तो मैंने हल्का सा आपकी
समझ की खातिर बनाया था। तो यहाँ पे मैं एक बात लिख देता हूँ, इसमें इसमें उत्तर पूर्वी भारत में अधिक महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अधिक महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये बात है इसमें। तो ये हमारी जानकारी के जो स्रोत थे विद्यार्थियों, सॉरी, जानकारी के स्रोत हमारे यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी जानकारी स्रोत थे वो हमने पढ़ लिए। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। आरपीएससी ने आरएस प्री 2016 में एक सवाल पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ हैं जिनसे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 4 ग्रंथ दे रखे थे, उसमें से 2 ग्रंथ हमको सेलेक्ट करने थे और वो 2 ऑप्शन में थे, एक तो अंगुत्तर निकाय था और एक ये भगवती सूत्र था। ये दोनों नाम दिए हुए थे विद्यार्थियों, और उस समय मैं खुद इस सवाल को गलत करके आया था क्योंकि 2016 में इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप थी नहीं, है ना। मैंने तो ये अंगुत्तर निकाय तो शायद पहली बार ही पढ़ा था, ऐसा महसूस हुआ क्योंकि उस समय इतना पढ़ते नहीं थे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे पूरा होता है। अब हम कुछ जो है हमारे एक आधा महाजनपद पढ़ लेते हैं, फिर हमारी क्लास पूरी करेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें या इसको उतार लिया होगा आपने, है ना। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। तो विद्यार्थियों, मज़ा आ रहा होगा आपको। प्रमुख महाजनपद, है ना। तो मैं इसको महाजनपद को मैं थोड़ा सा इसको मिटा के और यहाँ पे जो है हेडिंग डाल देता हूँ प्रमुख महाजनपद, है ना। ऐसे हेडिंग डाल दो आप, प्रमुख महाजनपद। ठीक है, तो प्रमुख महाजनपदों में विद्यार्थियों 1 नंबर पे हम डालेंगे अस्मक, है ना। अस्मक, अस्मक हेडिंग डाल दो। और अस्मक के बारे में क्या है इसको हम पढ़ते हैं। सॉरी, अस्मक जो था एकमात्र ऐसा जनपद था जो हमारे दक्षिण भारत में, जो विंध्याचल पर्वत है, मालवा का जो पठार है या विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है, उसके दक्षिण में ये स्थित था, जहाँ पे गोदावरी नदी के किनारे था ये, है ना। तो यहाँ से काफी बार सवाल पूछा गया है कि कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था, इसकी राजधानी क्या थी, है ना। तो ये जो था अस्मक, इसमें प्रमुख रूप से 2 भाग आते थे, 2 क्षेत्र थे। एक तो था मूलक, एक था अस्मक, और यहाँ पे इक्ष्वाकु वंश का शासन था। मूलक की जो राजधानी हुआ करती थी वो प्रतिष्ठान या जो है पेंठन हुआ करती थी, जबकि अस्मक की जो राजधानी हुआ करती थी वो पोतनी या पोतन हुआ करती थी, है ना। आगे चलकर अस्मक का अवंती के साथ संघर्ष हुआ और अवंती ने अस्मक का विलय कर लिया। दीर्घ निकाय हमें यह जानकारी देता है कि पुरोहित महागोविंद ने रेणु साम्राज्य के 7 भाग किए थे और उन 7 भागों में से एक भाग था अस्मक। ठीक है, तो अस्मक के बारे में इतनी बातें हैं और सॉरी, अस्मक हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अस्मक के बारे में। देखो क्या क्या बातें हैं, यहाँ पे लिखेंगे दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक था। अस्मक को हो सकता है कई जगह इस प्रकार भी लिख ले, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। अस्मक था जो विंध्यन क्षेत्र के दक्षिण में, विंध्यन क्षेत्र के दक्षिण में
गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित था, है ना। गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित था, है ना। गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित था। गोदावरी यहाँ की जो है प्रमुख नदी हुआ करती थी, है ना। ये बात लिखने की जरूरत है नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूँ कि गोदावरी यहाँ की प्रमुख नदी थी, है ना, प्रमुख नदी थी, ठीक है। एक बात तो हो गई है। इसके अलावा विद्यार्थियों, मैं यहाँ पे और बात लिखूं तो हम यहाँ पे एक बात ये लिख सकते हैं कि अस्मक में अस्मक में मूलक व अस्मक, मूलक व अस्मक दो प्रमुख क्षेत्र थे, दो प्रमुख क्षेत्र थे जहां पर इक्ष्वाकु वंश का शासन था, है ना, जहां पर इक्ष्वाकु वंश का शासन था, है ना। इक्ष्वाकु में ये जो राम और लक्ष्मण थे, ये इक्ष्वाकु वंश के शासक थे, ध्यान रखना, है ना। तो उनसे जोड़ते हैं इनको, ठीक है। रघु, सगर और हरिश्चंद्र, दुष्यंत नहीं, राजा तरसंग, है ना, राम, ये सारे जो है एक ही वंश के शासक थे, बड़े ही धार्मिक। जब हम जीवन पढ़ते हैं तो उसमें ये काफ़ी लंबा इतिहास इन लोगों का आता है और एक एक शासक की जबरदस्त जबरदस्त विशेषताएं हैं। रघु के बारे में तो ये कहा जाता है कि रघु कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो वो एक शासक था रघु, जो राम से काफ़ी दिन पहले हुए थे, और उसके कुल की ये रीत थी, रघु कुल मतलब रघु के कुल की ये रीत थी कि प्राण चले जाएं लेकिन वचन उनका शाश्वत रहता था। वचन का पालन वो करते ही थे जब तक उनके प्राण घट में रहते थे। ये विशेषता थी। रामायण में आपने देखा होगा, राम और लक्ष्मण भी, भरत शत्रुघ्न भी उसी बात पर और जो है अपना काम करते थे, है ना। तो इक्ष्वाकु वंश के थे। इन दोनों की राजधानी अलग अलग थी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, मूलक की जो राजधानी थी, मूलक की मूलक की राजधानी प्रतिष्ठान थी, है ना, प्रतिष्ठान या पैठन, है ना। प्रतिष्ठान या पैठन क्या थी, राजधानी थी, है ना, राजधानी, ठीक है। जबकि इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी पोतनी या पोतन, है ना, पोतनी या पोतन, ठीक है। इसकी राजधानी ये थी। कहते हैं कि कालांतर में अवंती व अस्मक के मध्य संघर्ष हुआ, अस्मक के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें जो है अस्मक पराजित हुआ, जिसमें अस्मक पराजित हुआ व अवंती में इसका विलय कर लिया गया। सॉरी, अवंती में इसका विलय किया गया, अवंती में इसका विलय किया गया। तो ये था प्यारे साथियों प्रमुख बातें जो कि अस्मक के बारे में थी। इसके अलावा एक और बात मिलती है, दीर्घ निकाय में ये लिखा है कि जो पुरोहित महागोविंद थे, उन्होंने रेणु साम्राज्य के
7 भाग किए थे और उसमें से एक भाग ये अस्मक महाजनपद भी था, है ना। तो हम ये कहाँ दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है, तो ये फैक्ट भी मैं यहाँ पे डालना चाहूँगा। दीर्घ निकाय के अनुसार, दीर्घ निकाय के सॉरी दीर्घ निकाय के अनुसार, दीर्घ निकाय के अनुसार पुरोहित पुरोहित महागोविंद ने, पुरोहित महागोविंद ने सॉरी रेणु साम्राज्य, अब ये क्या था इतना ज़्यादा जो है हमें इसमें ज़्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज़ तो यहाँ से बस इनकी राजधानियों को ध्यान रखना, बस यही सवाल पूछते हैं, ठीक है। अस्मक की राजधानी ध्यान रखना आप, ये ही सवाल पूछते हैं यहाँ से, और ज़्यादा, और इसके अलावा दक्षिण भारत में था, गोदावरी नदी के किनारे था, यही सवाल बनता है बस। लेकिन यहाँ तक बहुत कम चांसेस है यहाँ तक जाए, तो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से जानने की आवश्यकता हमें नहीं है। हमारी परीक्षा आराम से पास हो जाएगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। आप नो टेंशन, हमें पीएचडी नहीं करनी चाहता, है ना। पुरोहित महागोविंद ने रेणु साम्राज्य के 7 भाग किए थे, के 7 भाग किए थे, जिसमें सॉरी जिसमें से एक भाग, जिसमें से एक भाग क्या था, अस्मक महाजनपद था, जिसमें से एक भाग अस्मक महाजनपद था, जिसमें से एक भाग जो था अस्मक महाजनपद था। तो ये था प्यारे साथियों हमारा अस्मक महाजनपद, जो हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा। यहाँ से सवाल बाहर नहीं जाएगा, फिर कह रहा हूँ अच्छे से इसी को तैयार कर लेना, किसी प्रकार का कोई सवाल जो है बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम जो है थोड़ा सा अवंती को पढ़ लेते हैं। वैसे अवंती में काफ़ी कुछ बातें हैं, और जो है अवंती को हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। समय भी काफ़ी हो रहा है, गले में प्रॉब्लम है, पर फिर भी हम जो है अवंती को पढ़ लेते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों, और हम अवंती की बात करेंगे, ठीक है। दूसरा महाजनपद अवंती हम पढ़ेंगे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो आप ले लीजिए, है ना। वैसे तो ले लिया होगा आपने, ठीक है। तो हम जो है अवंती की बात करेंगे। अवंती का जो राज्य था विद्यार्थियों, वो हमारे क्या नाम से सॉरी अवंती का जो राज्य था वो मालवा और विंध्य श्रेणी के पास में बसा हुआ था, और वैतरायणी नदी के हिसाब से अवंती के 2 भाग बने हुए थे, बीच में से वैतरायणी नदी बहती थी। सॉरी उत्तरी अवंती जो था उसकी राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी, और महात्मा बुद्ध के समय यहाँ का जो अवंती का जो शासक था वो चंड प्रद्योत था, है ना। चंड प्रद्योत था, जिसको महावग में चंड कहा गया है, और भास ने और महासेन लिखा है, ठीक है। भास ने क्या लिखा है, महासेन लिखा है ना। तो ये सारी बातें हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। और चंड प्रद्योत जो था, सॉरी चंड प्रद्योत का जो है वत्स और मगध के साथ भी संबंध रहा है ना। दोनों के साथ क्या क्या संबंध रहे। उस समय वत्स का शासक उदयन था, और जो है मगध का शासक जो था, मगध का शासक कौन था, मगध का शासक बिंबिसार था, है ना। बिंबिसार, जिसने राजवैद्य अपने राजवैद्य जीवक को और चंड प्रद्योत के दरबार में भेजकर चंड प्रद्योत को पांडु रोग हो गया था, उससे है जो मुक्ति दिलवाई, है ना। और उसके बाद फिर मगध का शासक अजातशत्रु बनेगा, अजातशत्रु बनेगा, हाँ अजातशत्रु ने फिर चंड प्रद्योत के भय से और अपनी मगध की राजधानी थी राजगृह, उसका दुर्गीकरण भी करवाया था। वो सारी बात हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल दीजिए दूसरा महाजनपद अवंती, है ना, अवंती, ठीक है। अवंती में
एक तो मैं देखो इसकी स्थिति बताऊं तो ये मालवा विंध्यन क्षेत्र वाला है ना, मालवा और विंध्यन क्षेत्र, मालवा विंध्यन क्षेत्र में अवंती फैला हुआ था और इसकी दो राजधानियां थी सॉरी, हाँ, इसकी दो राजधानियां थी, है ना, इसकी दो राजधानियां थी, है ना। दो राजधानियां कौन कौन सी थी, मैं यहाँ पे बात करूं, उत्तरी अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी तो थी उज्जैन, है ना, अभी हमारे जो मध्य प्रदेश में पड़ता है उज्जैन। और जो दक्षिणी अवंती है, दक्षिणी अवंती, इसकी राजधानी थी महिष्मती, महिष्मती साम्राज्य, याद आया कुछ, महिष्मती साम्राज्य, बाहुबली फिल्म आपने देखी हो तो महिष्मती साम्राज्य के शासन को लेकर ही तो उसमें भल्लाल देव और जो है बाहुबली के बीच में, और क्या है भाई मक्खी, चली जा, तेरे को नहीं पढ़ाएंगे हम, तेरे को वाक़या नहीं बनाएंगे हम, है ना, ठीक है। हाँ, तो महिष्मती साम्राज्य को लेकर ही भल्लाल और वहाँ पे बाहुबली के बीच में संघर्ष चलता है, आपने देखा था, जिसमें अ, उस युद्ध में दो अ, ऐसे यंत्रों का भी प्रयोग करते हैं, महाशिला कंटक और रथ मूषण, है ना, जिनका उपयोग अजातशत्रु करेंगे हमारे यहाँ इतिहास में। उस उन दोनों जो यंत्र थे, जो शस्त्र थे, युद्ध करने के उपकरण थे, उनका उपयोग उस फिल्म में दिखाया गया है ना। एस एस राजामौली की वो फिल्म थी, आपको पता होगा, करीब 2014 या 15 की समथिंग आई थी, है ना, फर्स्ट पार्ट, और दूसरा पार्ट बाद में आया था। तो देखो ये था इनका जो विभाजन था, ये जो विभाजन था ये वैतरायणी नदी के द्वारा यह विभाजन था ना। मैं यहाँ पे बताऊंगा कि इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य वैतरायणी नदी बहती थी, वैतरायणी नदी बहती थी, वैतरायणी नदी बहती थी, ठीक है, वैतरायणी नदी बहती थी। एक बात हो गई ये। बुद्ध के समय मैं शासक की बात करूं, सॉरी, बुद्ध के, क्या है भाई, क्यों परेशान कर रही मेरे को, गई क्या, किधर गई, चलो। बुद्ध के समय, बुद्ध के समय, सॉरी, यहाँ के शासक, बुद्ध के समय यहाँ के शासक, यहाँ मतलब अवंती के शासक चंड प्रद्योत थे, है ना, चंड, चंड प्रद्योत, प्रद्योत ही लिखते हैं, प्रद्योत थे, है ना। प्रद्योत भी आप आ जाए ना तो प्रद्योत भी आप मान लेना। चंड नाम तो इसको महावग्ग में जो ग्रंथ है, महावग्ग बौद्ध ग्रंथ है महावग्ग, उसमें बताया गया है। और भास ने, महाकवि भास है, उसने इसको बताया है, महासेन लिखा है ना। चंड प्रद्योत थे महावग्ग में, महावग्ग में प्रद्योत को, प्रद्योत को चंड कहा गया है, चंड कहा गया है, महावग्ग में प्रद्योत को चंड कहा गया है। जबकि भास ने, जबकि भास, जबकि भास ने एक एक बहुत बड़े नाटककार हैं, स्वपन वासव दत्ता नामक नाटक इन्होंने लिखा था भास ने, जिसमें चंड प्रद्योत की छोरी थी वासव दत्ता, उसकी लव स्टोरी है उदयन के साथ, उसका जिक्र भास ने अपने ग्रंथ, अपने नाटक स्वप्न वासव दत्ता में किया है। गजब की प्रेम कहानी है, आप उसको ज़रूर पढ़ना, ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो। मैं, मेरी जो है साहित्य कौशल, मेरी जो कला शैली है साहित्य लिखने की, उसमें गीत के माध्यम से पिरो के किसी दिन सुना दूंगा
आज तो गला बैठा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। ठीक है। तो भास ने इसे महासेन कहा है, महासेन कहा है ना। सॉरी, एक बात हो गई है। दूसरी बात इसमें अवंती का संबंध, अवंती का संबंध जो रहा इस समय, वो वत्स व मगध से रहा, मगध से रहा। वत्स का शासक उदयन, वत्स का शासक उदयन व मगध का शासक, मगध का शासक, मगध का शासक कौन था? मगध का शासक था इस समय बिंदुसार। ठीक है, मगध का शासक बिंदुसार था, है ना। तो अब हम सॉरी, अवंती का वत्स के साथ संबंध पढ़ते हैं, है ना। एक छोटी सी हेडिंग डाल दो, अवंती, अवंती वत्स संबंध, है ना, अवंती वत्स संबंध। ठीक है, बहुत बड़ा मामला नहीं है, छोटी सी बात है, बस वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसमें क्या था, देखिए, अवंती सॉरी, अवंती शासक प्रद्योत की पुत्री, प्रद्योत ने अपनी पुत्री, अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह वत्स शासक, वत्स शासक उदयन से, उदयन से करवाया, वत्स शासक उदयन से करवाया, है ना। इसकी जानकारी, इसकी जानकारी किस किस चीज़ों से मिलती है? देखिए विद्यार्थियों, इसकी जानकारी की मैं बात करूं तो सॉरी, सबसे बड़ा जो ग्रंथ है, सबसे प्रमुख जो ग्रंथ है वो है स्वप्न वासवदत्ता, है ना। वासवदत्ता का नाम नहीं लिखा क्या? अच्छा, अपनी पुत्री, यहाँ ये जो पुत्री थी ना, ये वासवदत्ता था इसका नाम, है ना। ये पुत्री का नाम क्या था? वासवदत्ता। ठीक है, अच्छा नाम है वासवदत्ता। ठीक है, वासवदत्ता, है ना। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? स्वप्न वासवदत्ता से, स्वप्न वासवदत्ता। ये किसने लिखा है? भास्कृत नाटक है ये ना, भास्कृत नाटक है ये, भास्कृत नाटक है। इसके अलावा इसकी जानकारी जो मिलती है वो मिलती है प्रियदर्शिका और रत्नावली से, प्रियदर्शिका व रत्नावली, प्रियदर्शिका व रत्नावली, ये दोनों ग्रंथ विद्यार्थियों, दोनों जो है, दोनों दोनों ग्रंथ हर्षवर्धन ने लिखे हैं, हर्षवर्धन ने लिखे हैं, जो कि वर्धन वंश का शासक था। ये कौन था? हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक था, है ना। वर्धन वंश का शासक था ये, वर्धन वंश का शासक था, और इसका शासनकाल रहा था 609 से और 647 तक रहा था। 647 में जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो हमारा प्राचीन भारत खत्म हो जाता है। 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही, और उसके बाद हमारा पूर्व मध्यकाल प्रारंभ हो जाता है, जिसको हम राजपूत काल कहते हैं, है ना। तो इन दोनों ग्रंथ ये इन्हीं के हैं, हर्षवर्धन के, प्रियदर्शिका, रत्नावली। और वैसे एक ग्रंथ हर्षवर्धन का नागानंद और है, लेकिन उससे ये इसकी ये प्रेम कहानी नहीं मिलती, है ना। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, हर्षवर्धन का एक ग्रंथ और है नागानंद, ध्यान रखना, नागानंद, है ना। लेकिन नागानंद से हमें जो है इस ये प्रेम कहानी का जिक्र नहीं मिलता, इन दोनों में मिलता है। इसके अलावा क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी और जो है कथा सरित सागर सोमदेव का, उनसे भी जानकारी मिलती है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वृहत कथा मंजरी, वृहत कथा मंजरी किसने लिखी है? ये क्षेमेंद्र कृत, क्षेमेंद्र कृत है। ठीक है, और एक दूसरा ग्रंथ आ जाएगा कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, कथा सरित सागर किसका है? सोमदेव का है,
तथा सरित सागर सोमदेव का है। ठीक है, तो इन 4 ग्रंथ हैं प्रमुख रूप से जो स्वप्न वासव दत्ता सॉरी और उदयन की प्रेम कहानी, प्रणय कथा या लव स्टोरी का जिक्र करते हैं। ठीक है, अब विद्यार्थियों हम आते हैं अवंती वध संबंध हो गया। अब हम अवंती का मगध के साथ क्या संघर्ष, क्या संबंध था, वो हम पढ़ लेते हैं, फिर आज की क्लास समाप्त करेंगे। ठीक है, मैं इसको पूरे को मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों। ठीक है, तो अब हम जो है अवंती का मगध के साथ संघर्ष पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं, अवंती मगध संघर्ष, है ना, अवंती मगध संघर्ष। ठीक है, तो इसमें विद्यार्थियों हम लिखेंगे कि वही बात है, अवंती चंडप्रद्योत के समय मगध का शासक बिंदुसार जो था, बिंदुसार ने अपने राज्यवत जीवक को अवंती राज्य में भेजकर और अवंती के शासक जो चंडप्रद्योत था, उसको पांडु रोग था, उसको ठीक करवाया था ना। इसकी वजह से इन दोनों के बीच में मित्रता हो गई थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मगध शासक, मगध शासक बिंदुसार ने अपने राजवैद जीवक, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट नाम है, जीवक को भेजकर, को अवंती भेजकर, को अवंती भेजकर यहाँ के शासक प्रद्योत को पांडु रोग से निजात दिलाई, है ना, पांडु रोग से निजात दिलाई। ठीक है, मगध शासक बिंदुसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को अवंती भेजकर यहाँ के शासक प्रद्योत को पांडु रोग से निजात दिलाई थी। एक बात तो हुई ये। अपने जीवन के अंतिम समय में जो प्रद्योत था, वो जो है एक बौद्ध भिक्षु थे, महाकच्चायन थे, महाकच्चायन ही थे, महाकच्चायन या महागोविंद थे, उनके संपर्क में आए, महागोविंद थे ना, हाँ महागोविंद ही थे, उनके संपर्क में आए और ये बौद्ध बन गए। और इन्होंने जो है महात्मा बुद्ध को अपने राज्य में बुलाने का निमंत्रण दिया, लेकिन महात्मा बुद्ध स्वास्थ्य कारणों के चलते नहीं आए थे, है ना, ये बात हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अपने जीवन के अंतिम समय में, महागोविंद, ये विद्यार्थियों यदि इसमें कुछ गड़बड़ी होगी ना तो मैं अगली क्लास में ठीक करवा दूंगा। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ये नाम जो है महागोविंद ही है, और यदि अलग होगा तो मैं आपको अगली क्लास में जो है पक्का ठीक करवा दूंगा। ठीक है, महागोविंद महागोविंद कौन था? महागोविंद तो कोई सेनापति था, महाकच्चायन था, सॉरी महाकच्चायन था। ठीक है, हाँ महाकच्चायन लिखो विद्यार्थियों इसको, महाकच्चायन के प्रभाव में आए थे ये, है ना, महाकच्चायन थे, है ना, महाकच्चायन के प्रभाव में आकर, महाकच्चायन के प्रभाव में आकर और बौद्ध बन जाते हैं, है ना, बौद्ध बन जाते हैं।
महाकात्यायन के प्रभाव में आकर बौद्ध बन जाते हैं तथा तथा महात्मा बुद्ध को अपने राज्य में आमंत्रित करते हैं, अपने राज्य में आमंत्रित करते हैं, है ना, अपने राज्य में आमंत्रित करते हैं, मगर महात्मा बुद्ध स्वास्थ्य कारणों के चलते स्वास्थ्य कारणों के चलते नहीं आ पाए। ठीक है, एक बात हो गई ये सॉरी। उधर मगध का संबंध जो हम पढ़ रहे हैं, मगध में जब बिंदुसार के बाद अगला जो शासक बने अजातशत्रु, उनको चंड प्रद्योत से कहीं न कहीं एक शंका थी कि क्या पता ये मगध के ऊपर आक्रमण कर दें। तो अजातशत्रु ने और चंड प्रद्योत के भय से और मगध की राजधानी राजगृह या गिरिव्रज जिसको बोलते हैं उसका दुर्गीकरण करवा दिया था। ये बात और हम लिखेंगे, है ना। मगध शासक अजातशत्रु ये बिंदुसार के बाद बने थे, है ना। बिंदुसार के बाद शासक बने थे अजातशत्रु, करीब 492 ईसा पूर्व में शासक बने थे, है ना। मगध शासक अजातशत्रु ने प्रद्योत के भय से अपनी राजधानी राजगृह या गिरिव्रज, है ना, ये कई पहाड़ियों से घिरी हुई है ना, इसलिए इसको गिरिव्रज बोलते हैं। गिरी यानी पर्वत, है ना। गिरिव्रज का दुर्गीकरण करवाया था, ये बात हो गई। अब इनकी डेथ हो जाती है, किसकी? प्रद्योत की, है ना। प्रद्योत की डेथ, प्रद्योत के बाद प्रद्योत की मृत्यु के बाद अवंती के शासक, है ना। अवंती के शासक और कौन कौन बने इसमें जो है विद्यार्थियों, जो है पालक एक शासक बना था, पालक, है ना, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने एक ग्रंथ है जिसका नाम मिलता है परिशिष्ट पर्व, जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्व, जिसमें यह जानकारी मिलती है कि पालक ने और वत्स की राजधानी कौशाम्बी को जीतकर अवंती में उसका विलय कर दिया था, है ना। और उसके बाद विशाखपयु एक शासक बनेगा, अजक एक शासक बनेगा, नंदीवर्धन एक शासक बनेगा, है ना। तो 2-3 शासक बनेंगे, है ना। इसमें मैं यहाँ पे नाम लिखूँ, एक तो शासक बने पालक, है ना, पालक नाम का कोई शासक था। उसके बाद एक शासक बनेंगे अजक शासक बनेंगे, अजक, है ना, अजक बनेंगे, सॉरी अजक नहीं, विशाखपयु बनेंगे, विशाखपयु, है ना, विशाखपयु बनेंगे। उसके बाद बनेंगे अजक, तो, है ना, क्योंकि ये क्रम पूछ लेते हैं कई बार छोटे शासकों के। आजकल आरपीएससी है ना बहुत स्ट्रिक्ट है, आपने देखा होगा कल एग्जाम हुआ था सीईटी का, और कितने जटिल जटिल सवाल पूछे गए, बहुत जटिल सवाल पूछे गए थे ना। जैसे ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम का जो भाषण दिया था नेहरू जी ने, वो पूछा था। वैसे इत्तेफाकन मैंने 15 अगस्त के दिन एक वीडियो बनाया था, उसमें वो दे रखा था, मैंने मेंशन किया हुआ था ना। तो यहाँ पे विशाखपयु का नाम आएगा, विशाखपयु, और तीसरे नंबर पे अजक, और चौथे नंबर पे नंदीवर्धन, है ना।
नंदीवर्धन, ठीक है, नंदीवर्धन। तो इसमें जो पलक है, इसने एक काम किया था, बस पलक ने क्या काम किया था कि इसने आ, वत्स की राजधानी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी को जीतकर, कौशाम्बी पर अधिकार कर, कौशाम्बी पर अधिकार कर विलय किया, किसमें, कौशाम्बी पर अधिकार कर अवंती में मिला दिया, है ना, अवंती में मिलाया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना बस। इतना है इसमें। और इसके बाद क्या होता है, आगे चल के कालांतर में मगध का ही एक शासक था शिशुनाग, उसने अवंती का विलय किया था मगध में। तो अवंती के साथ वत्स, चूंकि वत्स पे अवंती ने विलय कर रखा था अवंती में, तो वत्स भी अवंती में शामिल था, इसलिए अवंती और वत्स दोनों का विलय शिशुनाग ने मगध में कर लिया आगे चलकर, है ना। तो मैं यहाँ पे एक बात यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये अलग पेन से लिख देता हूँ, वहाँ पर ना इसके नीचे समझना इस बात को। मैं यहाँ पे लिखूंगा कालांतर में मगध शासक शिशुनाग ने कालांतर में मगध शासक शिशुनाग ने अवंती को जीतकर, अवंती का विलय, मैं सीधा ही लिख देता हूँ, अवंती का विलय मगध में कर लिया, मगध में कर लिया। अब चूंकि मगध में वत्स की राजधानी कौशाम्बी यानी वत्स का विलय मगध में ऑलरेडी हो ही रखा था, तो अब सीधी सी बात है, वत्स और अवंती दोनों मगध में शामिल हो गए थे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इस प्रकार वत्स व अवंती का विलय मगध में हुआ, ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हमारा अवंती पूरा हुआ। अवंती में इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। और ये क्या ना कि आगे जब हम राजवंश पढ़ेंगे ना, मौर्य मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे, वहां पे भी कई राजवंश पढ़ेंगे, तो उसमें भी ये सारी चीजें आपको काम देने वाली हैं। महात्मा बुद्ध को जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें काम आएंगी, तो ये बार बार रिपीट होंगी, तो इसको आप अभी से अच्छे से तैयार करना है ना, कौन कहाँ का शासक था, किसकी क्या राजधानी थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये जो है क्रम, इसको क्रम को ध्यान रखें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।